नमस्कार। आप देख रहे हैं रेड कॉरिडोर। वैसे पहचान किसी का मोहताज होता नहीं, हर किसी की पहचान उसके कार्य से होती है। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो वास्तव में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को पहले दर्जा दिया और उसके बाद में वो आगे निकलते चले आए। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत की जो आज पूरे बस्तर संभाग के साम्राज्य को संभाल रहे हैं। मतलब बस्तर सांसद बन करके बस्तर संभाग के लोगों के जीवन को संवारने का कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं बस्तर सांसद महेश कश्यप जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। महेश जी, किस तरह का सफ़र रहा? देखिए मैं एक छोटा सा गांव, मेरा गांव के बारे में अब अगर कभी वो करेंगे तो मुश्किल से 60-65 घर है। और मेरे गांव के लोग टीवी, मीडिया, अखबार सारी चीज़ों से मेरा गांव वंचित रहा है। ना हमारे गांव में टीवी था। हम छोटे समय दुनिया के बारे में अनभिज्ञ थे कि दुनिया के बारे में हम जानते नहीं थे। लेकिन ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं एक सामान्य किसान परिवार से, ना मेरा बाप दादा कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, ना नौकरी पेशे में नहीं रहे। उसके बाद भी मुझे एक सामाजिक संगठन से जो मेरा संपर्क हुआ, संबंध हुआ, और उस सामाजिक संगठन के द्वारा मुझे जो जवाबदारी दिया गया शुरू से, और उस दायित्व के साथ, उस जवाबदारी के साथ मैं अपना क्षमता के अनुसार काम करता रहा और निरंतर लगातार लगभग 27-28-30 वर्ष के अंदर लगभग काम करता रहा। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का। उस दायित्व का भी मैं लगातार दूसरी बार निर्वहन करता रहा। और मेरे जैसा सामान्य गांव, गरीब किसान का बेटा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र के नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, जिला का नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनका दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर पड़ा और मुझे बस्तर लोकसभा का सांसद का प्रत्याशी बनाया गया। और बस्तर के सभी मतदाता भाई बहनों और यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, परिश्रम से मुझे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर, संसद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। तो ये मेरा जीवन के लिए एक बहुत सौभाग्य क्षण था, एक आनंद का क्षण था, क्योंकि मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूँ और मैं ऊपर वाले की कृपा से मैं अपने से, जैसे कि एक तो घर के गृहस्थ कार्य में पानी कांवड़ से लेकर, हल जोतने से लेकर, राजमिस्त्री से लेकर, जब मैं घर का ट्रैक्टर खुद मैं बनाया करता था, ऐसा सभी चीज़ों का मुझे अनुभव था। और इस प्रकार से मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सांसद बनूंगा। लेकिन जब जो सांसद का पहले तो विधानसभा का नाम चलने लगा था, लगातार 2-3 विधानसभा में, अपने से कभी मैं टिकट नहीं मांगा, ना अभी लोकसभा का चुनाव में मैं कभी टिकट का डिमांड नहीं किया, ना किसी के पास अप्रोच किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के द्वारा मुझे बस्तर लोकसभा का सांसद का प्रत्याशी बनेगा और बस्तर के लोगों ने सर आंखों में बिठाते हुए मुझे सांसद बनाया। ये मेरे लिए गौरव का क्षण था। ऐसा कौन सा समय रहा जो कि आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं, जिसके लिए तहत आप जो है राजनीति के फील्ड में आए? देखिए जीवन, किसी भी मनुष्य का जीवन है, कोई काम के लिए अपने अपने जीवन काल में एक संघर्ष का, उतार चढ़ाव का समय आता है। मेरे जीवन में भी आया, क्योंकि मैं एक सामान्य किसान परिवार का बेटा होने के कारण, मेरा घर गृहस्थी के परिस्थिति के कारण मुझे तो 20 में 5वीं पढ़ के 6वीं में एडमिशन किया, स्कूल भी छोड़ना पड़ गया था घर के परिस्थिति के कारण, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था, खेती बाड़ी में सहयोग करना था। फिर 2-3 वर्ष के बाद फिर से मैं एडमिशन लेना पड़ा और मुश्किल 10वीं तक पढ़ पाया। और ऐसे संघर्ष का चुनौती रहा। लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र में जब मुझे काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, घर वाले ने मुझे, जब मेरे जो छोटे भाई हैं वो लोग घर का जिम्मेदारी संभालने लगे, तो मुझे एक प्रकार से स्वतंत्र छोड़ दिया
अब मुझे घर वाले ने इतना भरोसा किया कि मैं अपना बेटा कहीं भी कोई भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो कभी गलत नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा योगदान था। और मैं घर बार छोड़ के लगभग 7-8 साल सामाजिक क्षेत्र में लगातार निरंतर बस्तर के अलग अलग क्षेत्र में काम करता रहा। और मैं बोलता भी हूँ, क्योंकि बस्तर के बहुत सारे गांव का लोगों का मैं के घर में रुकता था, खाना खाता था। पूरा पूरा बस्तर को मैं अपने आप को बेटा मानता था, और लोग भी मुझे ऐसा प्रेम स्नेह प्यार देते थे। किसी के घर में भी जाना, सोना, खाना, ये ऐसा हमारे 10-15 साल चला है। और लेकिन जो हम जिस विचारधारा से हम जुड़े, जिस सिद्धांत को लेकर काम करने को मुझे अवसर मिला, उस पथ पर हम चलते रहे। और आगे जब भारतीय जनता पार्टी में जो विधिवत सदस्यता जो लेने 2021 में मैं लिया, और मुझे भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आदिवासी मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया। उस दायित्व का साथ निर्वहन करता रहा, और आज मुझे सबके आशीर्वाद से, प्रेरणा से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़ा एक जीवन का बहुत बड़ा वो क्षण था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, निचले तबके के लोगों की पार्टी है, और अपने कार्यकर्ताओं को जो है देवतुल्य मानने वाली पार्टी है। और ऐसी ही पार्टी पे आप जो है एक निम्न स्तर से उठ करके आज एक सांसद के पद पर बैठे हैं, तो अपने आप को इस पोजीशन में आते देख किस तरह का अनुभव महसूस करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई असंभव बात नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा को भी भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, एक विचारधारा, एक देय वाक्य लेके चलती है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे। ये भारत माँ को अपने आप को समर्पित करके काम करने वाली पार्टी। और उसमें सिर्फ नारा से तक सीमित नहीं रहते, हमने साकार करके भी दिखाया। जिस भारत माता का हम नारा लगाते हैं, जम्मू कश्मीर का भारत माता का मुकुट कहा जाता है। इस देश के 60 साल शासन करने वाले लोग कभी बोलते थे धारा 370-35 से कभी नहीं हट सकता, लेकिन उसको भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370-35 से जैसा काला कानून को हटा करके भारत माता का गौरव बढ़ा। ऐसे पार्टी कार्यकर्ता है, इसलिए ये असंभव नहीं है, और इस कभी असंभव हो नहीं सकता। हाँ, निश्चित ही अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए थोड़ा समय तो लगता है, और हर किसी का जीवन में अलग अलग एक क्षण आता है। उसी में से मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्षण आ गया, और मैं बस्तर के लोगों ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया। हमने सुना था बीच में कि आपने चैलेंज किया था कवासी लखमा को, जो कि 6 बार के विधायक हैं कोंटा से, और एक ऐसे कद्दावर नेता कांग्रेस के जिन्होंने काफ़ी बड़ी पृष्ठभूमि हासिल की है, और उसके बाद में उनको हराना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता का परिश्रम और जो समर्पण का कारण ये संभव हुआ। दूसरा, बस्तर के सभी मतदाताओं की जागरूकता के कारण, क्योंकि कवासी लखमा जैसा व्यक्ति अपने आप को अजय बताता था, 7 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री, ऐसा बताता था, और वो बोलता भी था महेश कश्यप कौन है, क्या है, नहीं जानता। लेकिन मुझे भरोसा था, विश्वास था कि बस्तर के मतदाताओं के ऊपर, बस्तर के लोगों के ऊपर, क्योंकि कवासी लखमा जैसे व्यक्ति के कारण आज हमारे लोगों को बेवजह गोली खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ा है, तो ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन वो जैसा बयानबाजी करता था, कभी बोलता था कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता बन जाओगे, कभी पुलिस को तीर धनुष मार के भगाओ, इस टाइप का भाषा का प्रयोग करता था। उससे क्या है, हमारे जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का जो को अपमानित महसूस होता था। दुनिया वाले क्या सोचते थे, जब दुनिया वाले सोचते थे कि बस्तर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति का जो बयान से ऐसा लगता था, और वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कवासी लखमा को। आप सबको मालूम है कि कवासी लखमा को पहली बार उनके विधानसभा क्षेत्र से लगभग 4000 मतों से पराजित होना पड़ा, और मुझे भी तो ऐसा भी पता चला कि उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। ये मतदाताओं का ताकत है, और आज उनके मुंह में ताला भी लग गया है। आज बयानबाजी से आज कहाँ गायब हो गए, ये मतदाताओं का ताकत है। और उन्होंने जो लोगों के साथ इतने समय, लंबे समय तक, आप जाइए सुकमा के अलग अलग गांव में, आज भी रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे ही लोग हैं। तो इसीलिए ये मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति
अहंकार जब आता है तो रावण जैसा व्यक्ति भी उनका भी नाश हो जाता है। इसीलिए आज कवासी लखमा को ऐसा सबक सिखा दिया। और इसमें अब उनका दोष नहीं है भाई, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ आदमी क्या बोलेगा, यही सब करेगा। और उससे चलते हमारा बस्तर को जिस प्रकार से नुकसान हुआ, हमारे लोगों को अपमान हो रहा था, लेकिन आज कम से कम उससे उनको आज़ादी मिला है। तो ऐसे लोगों को तो राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। बस्तर की संस्कृति, बस्तर की वेशभूषा, बस्तर का बोली और बस्तर का भाषा, इसकी पहचान एक अलग है विश्व पटल पर। और इसको लेकर के आप जब दिल्ली जाएंगे तो कैसे रखेंगे, क्या प्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, बस्तर का पहचान, बस्तर दुनिया में एक अनोखा जगह है। जो केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर को रूप में पहचाना जाता है। यहाँ जल, जंगल, जमीन, वन संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। तो इसका जिम्मेदार ये लोग हैं। लेकिन उस चीज़ को दूर करना, उनको उस चीज़ का लाभ दिलाना, उनको वहाँ तक पहुँचाना, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। जैसे एक उदाहरण बताऊँ आपको, जब बैला डीला का लोहा खदान, क्योंकि हमारे जो बैला डीला का लोहा खदान को यही कांग्रेसियों ने, पहले के सत्ताधारियों ने समझौता किया जापान के साथ, उनके साथ एमओयू हुआ और उसको बेचा गया। उसके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाया गया, लगभग 70 से ऊपर पहाड़ को सुरंग बना के। लेकिन उस रेल लाइन में देखेंगे एक भी बस्तर का आदमी, उनको बड़े कोई पद में उनको कोई लाभ नहीं मिला, ना आज भी नहीं है। ना एनएमडीसी में आप देखेंगे यहाँ के लोगों को क्या लाभ, कुछ नहीं मिला। कम से कम यहाँ के लोगों के लिए अगर रेल लाइन का सुविधा होता इधर से, आज जैसे हमको रायपुर हमारे मुख्य प्रदेश का क्या बोलना चाहिए, राजधानी है। हमारे कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपना काम समस्या को लेकर अगर राजधानी जाना चाहता है तो 4 व्हीलर वाहन में जाता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये उसको खर्च वाहन करना पड़ता है। फिर वो एक्सीडेंट का भी एक प्रकार से उसमें सुरक्षित भी महसूस नहीं करता है। अगर रेल लाइन होता सुरक्षित 200-400 रुपया में रायपुर जाके आ सकता था, लेकिन आज भी वो सुविधा नहीं मिला है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से आज हमारे लोग वंचित है। उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और हमारा डबल इंजन का सरकार है और हमारे मोदी जी गारंटी पे गारंटी देने वाले हैं। और आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला, हमारे माताओं को सम्मान की बात हो, सभी को सम्मान मिल रहा है। हमारे जनजाति समाज के लोगों को, कांग्रेसी लोग, ये लोग दावा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जनजाति समाज के लोग, SC ST के वर्ग के लोग हमारा वोट बैंक है, हमारे अलावा उनका पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय किया, तो उस अन्याय का बदला अब यहाँ के लोग लेने लगे, क्योंकि उनको अब जानकारी हुआ है किसने क्या, किसके लिए क्या है। तो इसलिए राजनीति में ये सब होता रहेगा, लेकिन समय समय पर परिवर्तन होता रहेगा। और लोगों को इस प्रकार से जागरूकता के साथ हमारे अधिकार के लड़ना चाहिए और उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको मूलभूत सुविधाओं का अधिकार सुविधा ले जाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या नक्सलवाद है और नक्सलवाद का जड़ बस्तर है। इसको किस तरह से देखते हैं? और आपका पृष्ठभूमि भी बस्तर से आता है, तो आप नक्सलवाद को बहुत अंदर से जान रहे हैं और अंदर से तकलीफ महसूस कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अब जो है नक्सलवाद के ऊपर में जिस प्रकार का कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए, बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग विकास चाहते हैं, बस्तर के लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा उनका अधिकार चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याओं, उस समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सरकार इससे समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सरकार आप देखेंगे, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगावाद हो, इसके खिलाफ हर समय एकदम कट्टरता के साथ खड़ी रही है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी होता था, आज पत्थरबाजी बंद हो गया है। चाहे हमारे पूर्वोत्तर का समस्या रहा हो, चाहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का समय, वो भी आज वहाँ भी शांति स्थापित हो गया है। आने वाले समय में बस्तर में भी शांति स्थापित होगा। और हमारा सरकार का पहला लक्ष्य है कि बस्तर के लोगों को बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के लोगों को सारे मूलभूत सुविधा अधिकार मिले। और उसके लिए किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी
हद तक जाना पड़े, वो सरकार का पहला प्राथमिकता होगा। हमारे सरकार ने, हमारे गृह मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया, हम बातचीत को भी तैयार हैं, लेकिन उसमें भी नहीं मानेंगे तो लोग, तो आने वाला समय में अब वही है, अंतिम समय, अंतिम विकल्प वही बचता है, साम दाम दंड भेद का नीति अपना और उस तरीके से काम करो, तो वो आने वाला समय में ऐसा होगा। और हमारे सरकार का ये पहला प्राथमिकता होगा कि बस्तर के लोगों को शांति से यहाँ जीने देना, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। बस्तर के आप सांसद हैं, क्या सोच रखते हैं बस्तर के विकास के लिए? देखिए, बस्तर के विकास के लिए बहुत सारे, देखिए हम रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो, या उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हम कुछ क्षेत्र में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, वो चीज़ पहुंचाने के में हम सफल हो चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल का शासन हो, हमारे अभी एसएसबी मुख्यमंत्री विष्णुदेव का महज 7 महीने का शासन काल आप देखेंगे, मुश्किल से 7 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमने 7 से 8 गारंटी को पूरा कर दिया है। इसलिए और भी लोगों को जो हमारे मूलभूत सुविधाओं से उनको लाभ दिलाना है, चाहे हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से उनको आज वंचित रखा गया है, वो उन तक पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और हमारे जैसे सुकमा जिले में, दंतेवाड़ा जिले में, बीजापुर जिले में अभी हमारे सरकार का एक स्पेशल योजना चल रहा है, नियत नीलानार, कि सरकार के सभी योजनाओं का लाभ वहाँ के युवाओं को मिले, वहाँ के जो गांव के अंतिम व्यक्तित्व को मिले, ये प्रयास चल रहा है। तो इसीलिए जब तक रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं उनको उपलब्ध नहीं होगा, तो वो लोगों को आवाजाही का साधन सुविधा नहीं होगा, तो जैसे आज किसी व्यक्ति को कोई बीमार हो, डिलीवरी कराना है, कोई बड़े बीमारी से ग्रस्त है, उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाना है तो उसके लिए रोड चाहिए, तब जाके 100 बहुत सारे आज सुविधाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं, तो ये पहला प्राथमिकता साथ काम कर रहे हैं, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। देखिए, हम रोड, सड़क, हम विकास के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड, सड़क का निर्माण कर देंगे, उसको उपयोग करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उस रोड, सड़क, ऐसे विकास का क्या मतलब? तो ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा, तो इसको करने के लिए सरकार तत्पर है। आखिरी सवाल भैया, बस्तर और बस्तर के जो तमाम लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो और अच्छा विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर ये जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है उसको आप किस तरह से देखते हैं और उस पर किस तरह का एक्शन लेना आप चाहेंगे? देखिए, विकास के मामले, विकास के क्षेत्र में काम के लिए कोई भी योजना का यहाँ क्रियान्वयन होता है, उसको गुणवत्ता के साथ, उस काम मापदंड के साथ उस काम होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार इसमें कभी, आप हमारी सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते, ना हमारी सरकार इसमें कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, वो तो 60 साल से शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखेंगे, भ्रष्टाचार, लूटपाट, इनका एक प्रकार से उनका पार्टी का एजेंडा था। वही पार्टी का, जब देश के एक सबसे युवा प्रधानमंत्री का एक बयान आप सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। इसका मतलब उनको मालूम है वो कहाँ जाता था, कौन इसका वो करता था। तो इस प्रकार से ये पार्टी कांग्रेस, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार रहा, बड़े बड़े दावा करते थे, लेकिन कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, ऐसे घोटाला में फंस गया और छत्तीसगढ़ के जनता ने 5 वर्ष से मात्र 5 वर्ष में उनको सबक सिखा दिया। इसलिए हमारे पार्टी का मूल मंत्र है, हम खाएंगे ना खाने देंगे, हमारे मोदी जी का। और हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे और इसमें कभी समझौता नहीं होगा। और इसके लिए हम सबका सहयोग, आम जनता का भी सहयोग होना चाहिए। और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी प्रयास रहेगा कि ऐसा हमारे लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी योजना का लाभ मिलना है, तो उससे का साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें, उनका पूर्ण रूप से लाभ मिले, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। तो ये थे बस्तर सांसद महेश कश्यप जी, जो हमारे साथ में जुड़े थे और काफ़ी लंबी चर्चा हुई हालांकि, लेकिन मुद्दे की बात है, बस्तर सांसद बनने के बाद में पहली दफ़ा बीजापुर पहुंचे और बीजापुर पहुंच करके जो है इन्होंने काफ़ी बातें जो सामने रखी है, इन बातों को काफ़ी हद तक देखने को मिला है कि
सफल भी हो रहे हैं करते हुए, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार का कार्य वो है आगे निरंतर करते भी रहें, ताकि यहाँ के लोगों को विकास, उन्नति और जो चीज़ें यहाँ पे लोगों को मांग कर रहे हैं वो उनको मिलता रहे। दीजिएगा इजाज़त।